हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू परचम। आई एम पूजा। इंडियन हिस्टोरिकल फिगर सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में। तो आज हमें सीखने को मिलेगा कौन थे रविन्द्रनाथ टैगोर, इन्होंने नेशनल मूवमेंट में क्या कंट्रीब्यूशन किया, किस रचना के लिए इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया, इनकी कौन कौन सी रचनाएं थी, इनके हिसाब से रविन्द्रनाथ टैगोर के हिसाब से नेशनलिज्म क्या है। नेशनलिज्म मतलब राष्ट्रवाद होता है कि अपने राष्ट्र से, अपने नेशन से प्रेम करना, और नेशनलिज्म के विरोधी क्यों थे, क्यों आइडियोलॉजी जो थी महात्मा गांधी जी की और रविन्द्रनाथ टैगोर की मैच नहीं होती थी। तो वो सारी बातें आपको सीखने को मिलेगा। यकीन मानिए इस पर्टिकुलर टॉपिक से, रविन्द्रनाथ टैगोर जी की बायोग्राफी से, इनके जीवन से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इसलिए मैंने वीडियो के लास्ट में काफी सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू के फॉर्मेट में रखे हैं, जिनको सॉल्व करने के बाद आपको काफी कुछ नॉलेज हो जाएगा किस तरीके के क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा लास्ट में एक क्वेश्चन ऑफ द डे है जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में देंगे। ठीक है, वन मोर थिंग, इसके पहले मैंने लगभग 30 ऐसे हमारे फ्रीडम फाइटर रहे हैं या हिस्टोरिकल फिगर रहे हैं जिनकी बायोग्राफी को आपके साथ डिस्कस किया है। इसके लिए अलग से एक सेपरेट प्लेलिस्ट तैयार कर दी गई है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके उस पर्टिकुलर वीडियो को, उन पर्टिकुलर वीडियोस को आप देख सकते हैं। राइट, अब आज हम रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में बात करने वाले हैं, उनकी बायोग्राफी को डिस्क्राइब करने वाली हूँ मैं। आप तो कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, जिससे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो आप नोट डाउन करते जाइए। और अगर कॉपी पेन अभी आपके पास फिलहाल में नहीं है तो कोई गल नहीं है, आपको इसका जो पीडीएफ है वो हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी की जो पीडीएफ होगी, बायोग्राफी का पीडीएफ, वो हमारे आप वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो अगर सेशन पसंद आता है तो अपने फ्रेंड के बीच में शेयर कर देंगे, और पहली बार चैनल पे आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम रविन्द्रनाथ टैगोर जी की बायोग्राफी। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी कौन थे। तो क्या एक पोएट थे, कविताएं लिखा करते थे? क्या एक म्यूजिशियन थे, गाने लिखा करते थे? लगभग 2000 से ज्यादा इन्होंने सॉन्ग लिखे हैं। ठीक है, म्यूजिशियन के अलावा एक राइटर थे, पोएट थे, राइटर थे, म्यूजिशियन थे, एजुकेशनलिस्ट थे, या फ्रीडम फाइटर थे, फिलोसोफर भी थे क्या? तो बिल्कुल सारी बातें सही है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी एक पोएट, फिलोसोफर, म्यूजिशियन, राइटर, फ्रीडम फाइटर, एजुकेशनलिस्ट थे। इन्होंने हर एक सेक्टर में काम किया है, काफ़ी सारे गाने लिखे हैं, कविताएं लिखी हैं। ठीक है ना, एजुकेशन सेक्टर में इन्होंने काम किया है, वो सारी बातों को भी हम देखेंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर, आज हमें रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं। बेसिकली बहुत रिच और संपन्न परिवार से ये बिलोंग करते थे। जमींदारी थी इनके पास, तो काफ़ी रिच फैमिली से बिलोंग करते थे, इसलिए इन्हें ठाकुर कहा जाता था। इनकी फैमिली को क्या कहा जाता था? ठाकुर। तो रविन्द्रनाथ ठाकुर से, वो ब्रिटिशर्स की देन है कि ब्रिटिशर्स के द्वारा फिर इन्हें ठाकुर को टैगोर कर दिया गया, तो रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम से आज हम जानते हैं इन्हें। एक्चुअली रविन्द्रनाथ ठाकुर जी थे ये। इनका अगर दूसरे नामों को बारे में चर्चा करें तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव और विश्व कवि के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, आज भी हम गुरुदेव के नाम से रविन्द्रनाथ टैगोर जी को संबोधित करते हैं। एकमात्र ऐसे पर्सन है पूरे वर्ल्ड में जिन्होंने 2 अलग अलग देशों के नेशनल एंथम को लिखा है, राष्ट्रगानों की रचना की है। तो जनगण मन, जो कि आज भारत का नेशनल एंथम है, और अमार सोनार बांग्ला, जो कि बांग्लादेश का नेशनल एंथम है, इन दोनों की रचनाएं रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा की गई थी। और एक श्रीलंका की यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट थे, वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हुए, काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए, जिसके बाद उन्होंने श्रीलंका के नेशनल एंथम की रचना की। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी की रचना से प्रभावित होकर किस राज्य का नेशनल एंथम लिखा गया है? तो आप कहेंगे कि श्रीलंका का नेशनल एंथम लिखा गया है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी एकमात्र ऐसे शख्स है पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे वर्ल्ड में, जिन्होंने 2 अलग अलग देशों के नेशनल एंथम को लिखा है और गाया भी है। ठीक है ना, 1911 का जो कोलकाता का सेशन होता है ना, उसमें रविन्द्रनाथ टैगोर जी जाते हैं और जनगण मन को खुद गाते हैं। तो नेशनल एंथम उन्होंने लिखा भी है और गाया भी था। इसके अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा 2000 से ज़्यादा जो बंगाली म्यूजिक हो गया या दूसरे जो सॉन्ग हो गए, वो कंपोज किए गए हैं, लिखे गए हैं, जिसे हम आज के समय में रविंद्र संगीत के नाम से जानते हैं। और आज भी हमारे देश में रविंद्र संगीत का आप इन्फ्लुएंस देखेंगे हमारे बॉलीवुड में। इनफैक्ट पश्चिम बंगाल के जो गाने होते हैं वहाँ पर भी आप रविंद्र संगीत का इन्फ्लुएंस, रविंद्र स्टाइल का जो संगीत है उसका इन्फ्लुएंस आप देख सकते हैं। और एक बहुत ही प्यारा और बहुत ही फेमस सॉन्ग है रविन्द्रनाथ टैगोर जी का, जिसका नाम है एकला चलो रे। आज भी इस सॉन्ग का यूज पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी किया जाता है, एकला चलो रे। ठीक है, इसका ये मतलब है कि अगर आप जस्टिस की लड़ाई में जा रहे हैं और कोई आपके साथ नहीं है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, आप अकेले जाइए और अपनी लड़ाई को लड़िए। इफ नो वन रिस्पॉन्ड टू यूर कॉल,
देन गो योर ओन वे अलोन। रविन्द्रनाथ टैगोर जी का ये सॉन्ग है, एकला चलो रे, तो इसको भी याद रखना है। जब मैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी की बायोग्राफी को स्टडी कर रही थी, बना रही थी, तो मुझे एक बहुत अच्छा थॉट जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी का मिला, जो मैं आपको आज बताना चाहती हूँ, और उसके बाद आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं। यू कांट क्रॉस द सी merely by standing and staring at the sea। आप समुद्र को कभी भी क्रॉस नहीं कर सकते अगर आप समुद्र के किनारे खड़े होकर केवल उसे देख रहे हैं। जैसे अगर हम सक्सेस की बात करते हैं, आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं क्योंकि आप गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो केवल चाहने मात्र से नहीं होता, आपको इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप इस थॉट को इस तरीके से भी कंसीडर करिए और आज से ही मेहनत में लग जाइए। रीज़न में मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि आने वाले समय में हमारे देश में इलेक्शन होने वाले हैं और बहुत सारे राज्यों में भी इलेक्शन कंडक्ट कराए जा रहे हैं। और जब किसी राज्य में या देश में इलेक्शन होते हैं तो काफ़ी सारी गवर्नमेंट जॉब जो है उनकी वैकेंसीज आउट होती हैं। तो ये पूरा जो 1 साल से 1.5 साल रहने वाला है ना, उसमें काफ़ी सारी वैकेंसी आने वाली है। तो उन सब की तैयारी के लिए बिल्कुल आदि से जुड़ जाइए आप। और अगर आप एसएससी की तैयारी या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए हमारे जीए के कोर्सेज भी परचम के एप्लीकेशन पे अवेलेबल हैं, आप उन्हें भी परचेस कर सकते हैं। और जिसके लिए आपको पूजा 10 कोड का यूज़ करना है एडिशनल 10% का ऑफ लेने के लिए। और करंट अफेयर्स का अपना एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस और बहुत बड़ा रोल होता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। इसलिए आप लोगों की तैयारी को और स्ट्रांग बनाने के लिए, आपकी तैयारी को बूस्ट करने के लिए जनवरी से लेकर दिसंबर 2022 तक की करंट अफेयर्स की ईयर बुक को हमने रिलीज कर दिया है, जो कि एप्लीकेशन पे हिंदी और अंग्रेजी में अवेलेबल होगी। आप इसे भी परचेस कर सकते हैं। ठीक है, आइए हम बात करते हैं अर्ली लाइफ के बारे में रविन्द्रनाथ टैगोर जी की। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जन्म 7 मई को 1861 में होता है कोलकाता में। ठीक है, इनके फादर का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर और माता का नाम शारदा देवी होता है। रविन्द्रनाथ टैगोर देवेंद्रनाथ टैगोर जी के सबसे छोटे बेटे होते हैं। ये लोग टोटल 14 भाई बहन होते हैं और सबसे छोटे बेटे जो होते हैं वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी होते हैं। ठीक है, जिसके कारण अब शारदा देवी जी का निधन कुछ समय बाद ही हो जाता है, इसलिए रविन्द्रनाथ टैगोर जी की जो अपब्रिंगिंग की जाती है वो उनके सर्वेंट के द्वारा की जाती है। देवेंद्रनाथ टैगोर जी के फादर अगर हम देखें, या रविन्द्रनाथ टैगोर जी के हम अगर ग्रैंडफादर के बारे में बात करें, द्वारिकानाथ टैगोर ग्रैंडफादर होते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी के, जो कि एक रिच लैंडलॉर्ड होते हैं और सोशल रिफॉर्मर होते हैं। भले ही इनका परिवार बहुत रिच था, बहुत पैसे वाले लोग थे, लेकिन इन्होंने हमेशा सोशल कॉज के लिए या सोशल रिफॉर्म के सेक्टर में काम किया है, चाहे वो अनटचेबिलिटी हो, महिलाओं की स्थिति सुधारना हो, सती प्रथा का विरोध करना हो, या फिर विधवा पुनर्विवाह हो। और एजुकेशन के सेक्टर में भी देवेंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा काफ़ी काम किया गया है। और देवेंद्रनाथ टैगोर जी का एसोसिएशन पहले से ही राजा राम मोहन राय जी की ब्रह्म समाज से रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इन सारी चीज़ों का, इन सारी एक्टिविटी का कहीं ना कहीं रविन्द्रनाथ टैगोर पे भी इन्फ्लुएंस तो हुआ ही होगा, प्रभाव तो पड़ा ही होगा। तो बिल्कुल एक बहुत अच्छे रविन्द्रनाथ टैगोर जी भी फिलोसोफर और एजुकेशनलिस्ट रहे हैं और इन्होंने भी काफ़ी कुछ सोशल रिफॉर्म किए हैं हमारे देश में। तो याद रखेंगे, देवेंद्रनाथ टैगोर जी फादर होते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी के, और इनका रिलेशन आप देखेंगे राजा राम मोहन राय जी की ब्रह्म समाज के साथ होता है। ठीक है, लेकिन अमीर होने से थोड़ी ना ऐसा होता है कि आपका पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट हो जाएगा। हर किसी का पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट नहीं होता। उनमें से एक रविन्द्रनाथ टैगोर जी भी थे। जब इनको स्कूल भेजा गया ना, काफ़ी सारे स्कूल को चेंज कराना हो गया, सेंट जेवियर भेजा, फिर कहीं किसी और स्कूल में भेजा, लेकिन हमेशा वो वहाँ से ड्रॉप आउट ले लेते थे, वहाँ से पढ़ाई लिखाई छोड़ देते थे। ठीक है, अब जब वहाँ से पढ़ाई लिखाई छोड़ देंगे तो अब पढ़ाना तो पड़ेगा ना यार, बच्चे को तो पढ़ाना पड़ेगा। तो बच्चे को पढ़ाने के लिए फिर इन्होंने, इनके भाई बहन, क्योंकि ये तो छोटे थे, तो इनके भाई बहन ने घर पे ही इनको एजुकेशन देना शुरू किया। मैथ, साइंस, सोशल साइंस, है ना, सारी चीज़ों को घर पे ही पढ़ाते थे। इसके अलावा फिजिकल एक्टिविटी जैसे कि जिम्नास्ट सिखाना है, मार्शल आर्ट, जूडो, ट्रैकिंग, है ना, तो घर पे ही फिजिकल ट्रेनिंग भी, एक्टिविटी भी रविन्द्रनाथ टैगोर जी से कराई जाती थी। और इनके फादर ने, जब इन्होंने स्कूल को ड्रॉप आउट कर दिया, तो इनके फादर ने इनको घर पे ही शिक्षित करने का फैसला लिया और घर पे एक होम ट्यूटर को अपॉइंट कर दिया था। अब रविन्द्रनाथ टैगोर जी की फैमिली काफ़ी रिच फैमिली से थी और काफ़ी जाने माने लोग भी थे वो लोग। तो इसलिए काफ़ी सारी जो मैगजीन वगैरह पब्लिश होती थी, वो उन्हें होस्ट करने का काम भी इनकी फैमिली किया करती थी। रविन्द्रनाथ टैगोर जी के जो फादर थे वो बहुत सारे प्रोफेशनल म्यूजिशियन को जानते थे और अपने घर पे बुलाते थे। और म्यूज़िक की जानकारी, म्यूज़िक की शिक्षा जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी को अलग अलग प्रोफेशनल म्यूजिशियन से दिलाई गई थी। ठीक है, अगर हम रविन्द्रनाथ टैगोर जी की फैमिली के बारे में और डिटेल में बात करते हैं तो उनके एक भाई थे जिनका नाम था सत्येंद्रनाथ टैगोर। और सत्येंद्रनाथ टैगोर जी पहले इंडियन थे जिन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज को ज्वाइन किया था।
ठीक है। इसके अलावा इनके एक और भाई थे जिनका नाम था ज्योतिन्द्रनाथ, जो कि एक म्यूजिशियन और एक राइटर थे, और इनकी एक बहन थी जिनका नाम था स्वर्णा कुमारी, जो कि एक नॉवेलिस्ट थी। तो आप देख सकते हैं इनकी परिवार में हर एक फील्ड का व्यक्ति है, सोशल रिफॉर्मर है, राइटर है, पोएट है, सिंगर है, म्यूजिशियन है, और इंडियन सिविल सर्विस में जाने वाले पहले भारतीय भी हैं सत्येंद्रनाथ टैगोर जी। तो इस तरीके से इनका फैमिली बैकग्राउंड रहा है। जैसा कि मैं एजुकेशन की बात कर रही थी, तो इनको कई सारे स्कूलों में दाखिला दिलाया गया था, जैसे कि सेंट जेवियर है, ओरिएंटल सेमिनरी स्कूल है, लेकिन सभी जगहों से इन्होंने ड्रॉप आउट ले लिया और घर पे ही अपनी एजुकेशन को लिया। अब 8 साल की उम्र में ही इन्होंने लिखना शुरू कर दिया था, इन्हें लिखना बहुत पसंद था। ठीक है, तो 8 साल की उम्र में इन्होंने लिखना शुरू कर दिया था, लेकिन जब ये 16 ईयर्स के हुए थे, 16 साल की उम्र में, तब इनकी पहली पोएम का कलेक्शन जो है वो मार्केट में आया था, मतलब पब्लिश हुआ था। अभी हम इनकी राइटिंग्स के बारे में जब बात करेंगे तब हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अब 1873 में जो इनके फादर थे देवेंद्रनाथ टैगोर जी, इन्होंने कहा कि चलो हम जो हैं वो भारत के टूर पे चलते हैं, हम अलग अलग जगहों पे जाते हैं। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी और देवेंद्रनाथ टैगोर जी भारत के टूर पे निकल गए। कहाँ कहाँ पे गए? तो ये गए कहाँ पर? अमृतसर। पहले तो शांति निकेतन गए, शांति निकेतन के बाद अमृतसर गए। अमृतसर के गुरुद्वारे में गुरुवाणी सुनने का काम रविन्द्रनाथ टैगोर जी किया करते थे। उसके बाद धर्मशाला गए, और धर्मशाला में देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने रविन्द्रनाथ टैगोर जी को हिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, मॉडर्न साइंस, संस्कृत और डिफरेंट जो हिस्टोरियन हैं, बड़े बड़े पर्सन्स हैं, उनकी बायोग्राफी को यहाँ पे पढ़ाया। इस तरीके से इनका जो इंटरेस्ट है वो साइंस की तरफ भी झुकना शुरू हुआ। मैं साइंस की तरफ झुकाव के बारे में इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि इनके बहुत ही ज़्यादा क्लोज फ्रेंड जो हैं वो अल्बर्ट आइंस्टाइन होते हैं, जिनसे वो मुलाकात बर्लिन में करते हैं जब वो लंदन जाते हैं। तो एक अच्छे क्लोज फ्रेंड हैं, और उनकी जो चर्चा ग्रेविटेशन और दूसरे मुद्दों पे हुई है, जिसको 1931 में रिलीज भी किया गया था, अल्बर्ट आइंस्टाइन और रविन्द्रनाथ टैगोर जी की जो भी डिस्कशन हुआ था, और मुलाकात 1930 में बर्लिन में हुई थी। तो इनका झुकाव जो है वो साइंस की तरफ भी था। इनका झुकाव साइंस की तरफ भी आप देखेंगे। और कालिदास जी की जो क्लासिकल पोइट्री थे उससे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, और फिर कालिदास जी से प्रभावित होकर वो भी क्लासिकल पोइट्री करने लगे थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। इन्हें लॉ की स्टडी करने के लिए, लॉ की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड भेजा जाता है। तो 17 साल की उम्र में, 17 ईयर्स की एज में ये इंग्लैंड जाते हैं लॉ की स्टडी करने के लिए। लेकिन वहाँ पर भी उनका मन नहीं लगता। उस कन्वेंशनल जो एजुकेशन मेथड पद्धति है वो उस पर बिलीव नहीं करते थे, तो उनका पढ़ाई में मन नहीं करता था। तो इंग्लैंड का जो कॉलेज था, लॉ कॉलेज, वहाँ से इन्होंने ड्रॉप आउट कर लिया, वहाँ से उन्होंने स्कूल को त्याग दिया। लेकिन उस दौरान इन्होंने कई सारे जो बड़े बड़े राइटर, ऑथर रहे, उनकी बुक्स को, उनकी नोवेल को स्टडी किया, जिनमें से एक शेक्सपियर्स भी थे। फिर वापस इंग्लैंड से इंडिया आ जाते हैं 1880 में, और उसके बाद अपनी पोयम को, स्टोरी, नॉवेल्स को, गानों को, है ना, पब्लिश करना शुरू करते हैं। 1883 में इनकी शादी जो है वो मृणालिनी देवी के साथ कराई जाती है। लेकिन कुछ समय बाद अगर हम देखेंगे तो 1901 के आसपास शांति निकेतन शिफ्ट हो जाते हैं, और शांति निकेतन में ही रहना शुरू कर देते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी। अगर हम राइटिंग के बारे में बात करते हैं तो इनका पहला पोएम का जो कलेक्शन था वो 16 साल की उम्र में आया था, रिलीज़ किया गया था। और उस समय ये अपने नाम से, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के नाम से पोएम नहीं लिखा करते थे। उस समय इनका पेन नेम जो था वो भानु सिम्हा हुआ करता था। बाद में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने अपने नाम से ही पोएम्स को लिखना शुरू किया। ठीक है, 1901 में जैसा कि मैंने कहा शांति निकेतन आ गए, और शांति निकेतन में आके उनका मानना था कि जो हमारी ट्रेडिशनल एजुकेशन मेथड है, जो गुरुकुल्स हुआ करते थे, गुरु और शिष्य के बीच में एक हेल्दी टॉक हुआ करता था, एक अच्छी टीचिंग मेथड थी, और गुरु जो है वो शिष्य को शिक्षा दिया जा करते थे, वही एक ऑथेंटिक मेथड है पढ़ाई करने की। आज की जो ब्रिटिश एरा की जो मेथड है वो उतनी ज़्यादा बेनिफिशियल या उतनी अच्छी नहीं है जितनी हमारी ट्रेडिशनल मेथड हुआ करती थी। इसलिए इन्होंने एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे स्कूल, ट्रेडिशनल गुरु शिष्य मेथड पर एक स्कूल की शुरुआत शांति निकेतन में की थी। और वहीं शांति निकेतन में इन्होंने पोयम ऑफ कलेक्शन, गीतांजलि की रचना शुरू की थी 1909-1910 में, और गीतांजलि का कलेक्शन, पोयम का कलेक्शन किया था। और उसके बाद गीतांजलि को लेकर वापस से इंग्लैंड जाते हैं 1912 में। 1912 में रविन्द्रनाथ टैगोर जी वापस इंग्लैंड जाते हैं, ठीक है ना, गीतांजलि को लेकर, और रास्ते में ही कुछ जो पोयम के फ्रेजेस होते हैं उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का काम करते हैं। अब जब गीतांजलि को लेके वो इंग्लैंड पहुंचते हैं तो उस समय के बहुत बड़े ऑथर ईस्ट के साथ इनकी मुलाकात होती है, और ईस्ट को ही अपनी गीतांजलि देते हैं, और गीतांजलि की जो पोयम्स होती हैं उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित ईस्ट होते हैं, और इसके जो पब्लिश करने का डिसीजन लिया जाता है। तो इंडियन सोसाइटी इन लंदन में 1912 में गीतांजलि को पब्लिश किया जाता है, और फिर 1913 में, 1913 में गीतांजलि जो पुस्तक या पोयम का कलेक्शन होता है रविन्द्रनाथ टैगोर जी का, इसे नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। तो पहले इंडियन होते हैं
जिन्हें लिटरेचर के फील्ड में नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। इसके अलावा पहले नॉन यूरोपियन भी हैं जिन्हें नोबेल प्राइज़ दिया जाता है, वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी होते हैं। अब इनकी कविताएं, इनकी जो रचनाएं हैं वो पूरे इंग्लैंड में और पूरे भारत में पहुंच चुकी हैं, लोग इसे पढ़ने लगे हैं, समझने लगे हैं। इसलिए 1915 में किंग जॉर्ज फिफ्थ ने नाइटहुड का टाइटल रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया था। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी को 1915 में नाइटहुड का टाइटल भी किंग जॉर्ज फिफ्थ ने दिया था। हालांकि जब 13 अप्रैल का कांड होता है, 13 अप्रैल 1919 में क्या होता है, जलियांवाला बाग मैस्कर होता है। और जलियांवाला बाग मैस्कर में बहुत सारे इंडियन सिटीजन को मार दिया जाता है ना। जनरल डायर जो है, आपने सुना है कहानी कि ऑर्डर दे देते हैं गोली चलाने का और काफ़ी सारे इंडियंस मारे जाते हैं, जिसके बाद ये जो नाइटहुड का टाइटल है वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी त्यागने का काम कर देते हैं। अब यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी मुझे याद आती है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मैं जब सरोजनी नायडू जी की बायोग्राफी को स्टडी कर रही थी तो सरोजनी नायडू जी कहती हैं कि जब गीतांजलि के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर जी को नोबेल प्राइज़ दिया जा रहा था, उस समय मैं इंग्लैंड में ही थी और इंग्लैंड में एक बस में मैं यात्रा कर रही थी और मैंने उस यात्रा के दौरान देखा कि 5 महिलाओं का एक ग्रुप है जो कि उस बस में बैठा हुआ है और हर एक महिला के हाथ में जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी की गीतांजलि है और वो उनकी पोयम्स को पढ़ रही हैं। मतलब इस तरीके से गीतांजलि का क्रेज़ इंग्लैंड में था, वो इस माध्यम से, इस कहानी के माध्यम से सरोजनी नायडू जी ये बताना चाह रही थी। इसके अलावा कई सारी रचनाएं और भी की हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने और बहुत ही प्यारा है एक, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। ये भी रविन्द्रनाथ टैगोर जी की रचना है। और आप लोगों ने बुक्स में पढ़ा होगा काबुलीवाला, तो काबुलीवाला की रचना हमारी हिंदी की बुक्स में हुआ करते थे। आई थिंक आप लोगों ने ये पढ़ी होगी काबुलीवाला। गीतांजलि तो आपने पढ़ी ली है। गोरा के अलावा घरे बेर। इसके अलावा आप यहाँ पे देखेंगे द पोस्ट मास्टर के अलावा चोखेर बाली, ये सभी रचना रविन्द्रनाथ टैगोर जी की हैं। इनके जो मेजर प्ले हैं वो मैं बता दूं, राजा के अलावा डाकघर, द पोस्ट ऑफिस जिसे हम बोल रहे हैं, मुक्ताधर के अलावा रक्ता करवी, ये सभी रचनाएं जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी की है। तो जहाँ क्वेश्चन कहाँ से बनता है, तो गीतांजलि से क्वेश्चन बनता है। गीतांजलि के अलावा डाकघर या द पोस्ट मास्टर से क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा द काबुलीवाला से क्वेश्चन बनता है ना। गोरा से भी एक बार क्वेश्चन बन चुका है। तो ये कुछ रचनाएं आपको याद रखनी है जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी की रचना है। आइए अब हम बात करते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी का इंडियन मूवमेंट में, इंडिपेंडेंस मूवमेंट में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है। अब रविन्द्रनाथ टैगोर जी इतने ज़्यादा फ्रीडम मूवमेंट जो चल रहे थे हमारे देश में, इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं थे। वो समय समय पे एक्टिव होते थे और समय समय पे उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है। लेकिन इनको घूमने का बड़ा शौक था। 34 कंट्रीज़ में इन्होंने विजिट किया, वहाँ के डिप्लोमेट से, वहाँ के लोगों से मुलाकात की और भारत को एक इंटरनेशनल स्टेटस की, भारत के लोगों की कंडीशन क्या है, क्या प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं, पूरे देशों तक पहुँचाने का काम जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा किया गया है। तो एक एक्टिव आपको यहाँ पे पार्टिसिपेशन नहीं मिलता। इनका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या था, इनकी कलम, इनका पेन, है ना, क्योंकि ये बहुत अच्छे पोएट थे, बहुत अच्छे ऑथर थे, लिखना जानते थे। तो लिखाई के माध्यम से भारत का जो भी उस समय का स्टेटस था वो लोगों तक पहुंचाने का काम रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने किया है। तो आप कह सकते हैं कि बैकग्राउंड में काफ़ी कुछ देश के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने किया है। लेकिन इनका एक्टिव पार्टिसिपेशन जो है वो स्वदेशी मूवमेंट के समय आप देखेंगे। लॉर्ड कर्जन ने जब 1905 में बंगाल पार्टीशन के बारे में कहा कि बंगाल का पार्टीशन कर दिया जाएगा, लॉर्ड कर्जन ने ये बात कही, तो इस बात का स्ट्रांगली अपोज जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने किया था। और रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने अपोज तो किया, स्वदेशी मूवमेंट की शुरुआत भी करवाई और उस समय उन्होंने कहा कि हमें राखी उत्सव मनाना चाहिए। तो ही स्टार्टेड द राखी उत्सव, क्योंकि वो ब्रिटिश की आइडियोलॉजी को समझ चुके थे कि तोड़ो और शासन करो का इनका आइडियोलॉजी है, ये हिंदू मुस्लिम की जो एकता है उसको ब्रेक करना चाहते हैं। तो इसलिए इन्होंने हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी को कहा था कि कलरफुल थ्रेड को आप जो है वो एक दूसरे के हाथ में बांधो और राखी का उत्सव मनाओ और अपनी बताओ कि ब्रदरहुड की भावना है, भाईचारे की भावना है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा एक सॉन्ग भी लिखा गया था। सॉन्ग क्या है, बंगलार माटी बंगलार जौल, मतलब सॉइल ऑफ बंगाल एंड वाटर ऑफ बंगाल। ये रचना भी बंगाल पार्टीशन के समय 1905 में रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी का स्वदेशी मूवमेंट और बंगाल पार्टीशन के समय आपको एक्टिव यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जैसा कि मैंने कहा कि इन्हें 1915 में नाइटहुड का टाइटल दिया गया था, लेकिन अमृतसर या जलियांवाला बाग मैस्कर के समय इन्होंने जो है वो नाइटहुड का टाइटल त्याग दिया था। अब फ्रीडम के अपने अलग अलग मायने हर एक व्यक्ति के नज़रिए में होते हैं। आज भी आप किसी व्यक्ति से पूछो तो हर एक व्यक्ति के नज़रिए में फ्रीडम के मायने अलग होते हैं।
तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी भी फ्रीडम का मतलब ये नहीं समझते थे कि ब्रिटिशर्स चले जाए देश से और देश को आज़ाद कर दे, इसको हम आज़ादी बोलते हैं। नहीं, इनका कहना था कि अगर देश को आज़ाद करना है तो लोगों को अपनी दिमाग को भी आज़ाद करने की ज़रूरत है, आपकी जो सोच है उसको आज़ाद करने की ज़रूरत है, आपको हमारे देश में अलग अलग इंडस्ट्रीज़ लगाने की ज़रूरत है। क्योंकि गांधी जी ने तो बोल दिया कि स्वदेशी को अपना विदेशी का बहिष्कार करो, लेकिन अगर आप विदेशी कपड़ों का पूरा बहिष्कार कर दोगे तो भारत के लोग पहनेंगे क्या? क्योंकि हमारे देश में उस समय तो उतना ज़्यादा इंडस्ट्री है नहीं, और खादी अगर इंडस्ट्री की अगर आप बात करते हैं तो उतना ज़्यादा वो प्रोडक्शन करती नहीं है। तो गांधी जी का जो ये खादी मूवमेंट था ना, उसे कल्ट ऑफ खादी या कल्ट ऑफ चरखा जो है वो भी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने क्रिटिसाइज करते हुए महात्मा गांधी जी के लिए कहा है। क्योंकि इनका उद्देश्य यहाँ पे फ्रीडम का मतलब केवल पॉलिटिकल फ्रीडम से नहीं था। अगर ट्रू फ्रीडम के बारे में बात करते हैं तो कितना व्यक्ति ऑनेस्ट है अपने लिए, उसकी विचारधाराएं कैसी हैं, वो मानसिक रूप से अपने माइंड ऑफ स्टेट से किस तरीके से वो फ्रीडम है फील करता है, वो फ्रीडम का एक्चुअली मकसद है। तो फ्रीडम के लिए सबसे पहले लोगों का एडुकेट होना ज़रूरी है, लोगों के लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी कैसे एक एजुकेशनलिस्ट बनते हैं, वो हम यहाँ पे अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये दो लीजेंड पर्सन है हमारे देश के, जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है, और दोनों का बर्थ भी आप देखेंगे तो एक ही समय के आसपास हुआ। 1861 में रविन्द्रनाथ टैगोर जी, 1869 के आसपास जो है वो महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ है। लेकिन दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड होते हैं, दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड होते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर जी महात्मा गांधी को महात्मा कहते हैं और महात्मा गांधी जी रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, दोनों के बीच में हेल्दी डिबेट होते हैं, हेल्दी डिस्कशन होते हैं, लेकिन आइडियोलॉजी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। आइडियोलॉजी का डिफरेंस बहुत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर एक तरफ महात्मा गांधी जी राष्ट्रवाद की बात करते हैं, नेशनलिज्म की बात करते हैं, ठीक है, लेकिन वहीं पर जो रविन्द्रनाथ टैगोर होते हैं वो इंटरनेशनलिज्म की बात करते हैं। इंटरनेशनलिज्म की बात इन्होंने की है, याद रखिएगा, यही इंटरनेशनलिज्म की बात जो है वो भगत सिंह जी भी करते हैं। लेकिन महात्मा गांधी जी नेशनलिज्म की बात करते हैं, वो कहते हैं कि हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए, ब्रिटिशर्स को यहाँ से जाना चाहिए, देश को आज़ादी मिलनी चाहिए, अपने राष्ट्र से प्यार करो। तो बिल्कुल अपने राष्ट्र से प्यार करना कोई गलत बात नहीं है, सभी लोग करते हैं, हम भी करते हैं, आप भी करते हैं, इसको नेशनलिज्म कहते हैं। लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर जी का कहना था, जैसे कि कार्ल मार्क्स ने कहा था, कार्ल मार्क्स ने कहा था कि जैसे कि धर्म एक अफीम है ना, धर्म, क्योंकि धर्म के नाम पर आज भी हमारे देश में दंगे होते हैं, और उस समय भी देश में धर्म के नाम पे दंगे कराए जाते थे। कई सारे राज्यों का फॉर्मेशन या कई सारे देशों का फॉर्मेशन धर्म के नाम पर हो गया है। तो कार्ल मार्क्स का कहना था कि धर्म एक अफीम है। उसी प्रकार रविन्द्रनाथ टैगोर जी का कहना था कि जो नेशनलिज्म अच्छा है, लेकिन जब आप अति राष्ट्रवाद पे जाते हैं, बहुत ज्यादा राष्ट्रवाद की तरफ चले जाते हैं, तो वो भी एक अफीम की तरह ही है। क्यों? क्योंकि जब आपके मन में अति राष्ट्रवाद आ जाता है तो राज्यों का या देशों का बंटवारा हो जाता है, और इसी अति राष्ट्रवाद के कारण भारत से अलग होकर पाकिस्तान बना, और फिर पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बना है। क्योंकि वो वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में देख चुके थे कि अति से ज़्यादा राष्ट्रवाद होने के कारण क्या लड़ाइयाँ होती हैं। क्योंकि जर्मनी जो था वो एक्सट्रीम नेशनलिज्म के कॉन्सेप्ट पे काम करता था। एक्सट्रीम नेशनलिज्म के कारण वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 आपको देखने को मिले हैं। इसलिए रविन्द्रनाथ टैगोर जी कहते हैं कि मैं नेशनलिज्म पे भरोसा नहीं करता, मैं इंटरनेशनलिज्म पे बात करता हूँ कि दुनिया के सभी लोग एक समान है, सभी के अधिकार एक समान है, सबको बोलने का, जीने का सभी को अधिकार है। ये जो बाउंड्रीज है जो हमने बना दी है कि भारत का मैप है, ये पाकिस्तान का मैप है, ये तो कुछ पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ एक्सट्रीम नेशनलिज्म ने क्रिएट कर दिया है। लेकिन लोग तो एक है, लोग की विचारधारा एक है। हमें सबके ब्रदरहुड के बारे में, सबके ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में बात करनी चाहिए, और हमारा जो सेंटर ऑफ फोकस होना चाहिए वो ह्यूमैनिटी होना चाहिए, मानवता होना चाहिए। और जब नेशनलिज्म की बात होती है तो कहीं ना कहीं मानवता का हनन तो होता है। जब आप एक्सट्रीम नेशनलिज्म पे जाते हो, जैसे कि आप गए और आपने पाकिस्तान और इंडिया दो अलग अलग देशों का फॉर्मेशन किया, तो उस दौर में ह्यूमैनिटी तो खत्म हो गई ना, बहुत अधिक संख्या में लोगों की जाने गई, लोग माइग्रेट हुए, लोगों के घर सब कुछ चला गया, लोगों की फैमिली चली गई, हुआ ना। तो इसलिए रविन्द्रनाथ टैगोर जी कहते हैं कि ह्यूमैनिटी सेंटर में होना चाहिए। ऐसी आइडियोलॉजी रविन्द्रनाथ टैगोर जी की थी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि नेशनलिज्म के अगेंस्ट थे तो इनको एंटी नेशनल बोलना शुरू कर दो, ना बाबा ना, नेशनलिज्म के अगेंस्ट नहीं थे। इनकी आप रचनाएं देखेंगे, इनकी जो कविताएं देखेंगे, इसमें आपको कूट कूट के नेशनलिज्म मिलेगा। इनकी जो सारी रचनाएं हैं वो भारत के लिए हैं, भारत के लिए रचनाएं की हैं, भारत के सोशल रिफॉर्म के लिए रचनाएं की हैं। लेकिन इनकी विचारधारा थोड़ी सी महात्मा गांधी जी की विचारधारा से अलग थी,
ठीक है ना। इन्होंने कहा था कि कहीं भी किसी कास्ट, रेस या रिलीजन के हिसाब से कहीं भी आपको जो है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। तो होता क्या है, उस समय बिहार उड़ीसा के पास जो है भूकंप आया हुआ होता है। तो महात्मा गांधी जी बोलते हैं कि ये जो अनटचेबिलिटी है ना, छुआछूत, उसके कारण देवी का प्रकोप है ये, जिसके कारण वहां पर भूकंप आया हुआ है। तो वहीं रविन्द्रनाथ टैगोर जी कहते हैं कि एक इतना बड़ा आदमी, एक ऐसा पर्सन जिसकी बातें लोग सुनते ही नहीं है, लोग मानते भी हैं, और लोगों को आप एक गलत विचारधारा के साथ जोड़ रहे हो कि देवी के प्रकोप के कारण भूकंप आया, जबकि तो साइंस है ना। तो इस तरीके से आप कई जगहों पे देखेंगे कि महात्मा गांधी जी और रविन्द्रनाथ टैगोर जी के आइडियोलॉजी का डिफरेंस था, लेकिन आइडियोलॉजी का डिफरेंस होने के बावजूद दोनों घनिष्ठ फ्रेंड थे, बहुत अच्छे मित्र थे, एक दूसरे को महात्मा और गुरुदेव के नाम से संबोधित किया करते थे। ठीक है, इतनी चीजें। तो ये था नेशनलिज्म ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर। आई थिंक बहुत से लोग रविन्द्रनाथ टैगोर जी की जो फिलॉसफी थी, आइडियोलॉजी थी, उससे सहमत होंगे, और उनमें से शायद एक मैं भी हूँ, क्योंकि सही बात है, नेशनलिज्म होना चाहिए, लेकिन एक्सट्रीम नेशनलिज्म जो है वो दंगों को भड़का देता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं टैगोर एज अ एजुकेशनलिस्ट, तो 1921 में रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा विश्व भारती यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी, और नोबेल प्राइज़ की जो भी मनी मिली थी और गीतांजलि के पब्लिकेशन के बाद जो भी रॉयल्टी मिलती थी, वो सारा का सारा पैसा जो है विश्व भारती यूनिवर्सिटी में रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लगा दिया गया था। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई हैं यहाँ तक। इसके बाद अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर जी, अगर हम बात करते हैं, तो इन्होंने वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में पार्टिसिपेट किया 1929 में और 1937 में। तो याद रखेंगे ये दोनों दिनों के बारे में, 1929 और 1937 में वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में पार्टिसिपेट किया था, वो वहाँ पर बोले थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी। और 1940 में जो इंग्लैंड में वो पढ़ाई करने गए थे और लॉ की डिग्री को छोड़कर आ गए थे, अब खुद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से लोग आते हैं और डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर रविन्द्रनाथ टैगोर जी को देते हैं। तो इन 1940 Oxford University arranged a special ceremony in the Shanti Niketan and awarded Rabindranath Tagore with a doctorate of literature। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी को डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर भी दिया गया है, ठीक है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा 1940 में। तो इस तरीके से ये इनकी यात्रा थी। अगर हम बात करेंगे तो 7 अगस्त 1941 में कैलकाटा में रविन्द्रनाथ टैगोर जी का निधन हो जाता है। जिस घर में इनका जन्म हुआ होता है उसी घर में इनका निधन भी हो जाता है। ठीक है, तो 7 मई से याद रखेंगे, 7 मई 1861 में इनका जन्म हुआ है, और 7 अगस्त को 1941 में इनका निधन हो जाता है, और देश के लिए ये अपने प्राणों को दे देते हैं। तो एक बहुत अच्छे, आप कह सकते हैं कि लिटरेचर है, पोएट लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं, म्यूजिशियन रहे हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी। अब कैसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, आइए हम उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी का या रविन्द्रनाथ ठाकुर जी का जन्म कहाँ हुआ या कब हुआ? तो 7 मई को 1868 में इनका जन्म होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। विच ऑफ द टैगोर बुक इज द पार्ट ऑफ यूनेस्को कलेक्शन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव वर्क? तो यूनेस्को के में किस कलेक्शन को शामिल किया है रविन्द्रनाथ टैगोर जी के? तो आंसर हो जाएगा गीतांजलि। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इन विच ईयर द फर्स्ट नॉन यूरोपियन रविन्द्रनाथ टैगोर विंस द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर? तो पहले नॉन यूरोपियन रहे हैं जिन्हें नोबेल प्राइज दिया है 1913 में, 1913। ऑप्शन ए गीतांजलि के लिए। टैगोर हैड क्लोज बॉन्डिंग विथ दिस ग्रेट साइंटिस्ट? तो टैगोर जी की किस ग्रेट साइंटिस्ट के साथ क्लोज बॉन्डिंग है रही है? तो आंसर हो जाएगा अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा जगदीश चंद्र बोस जी के साथ और पीसी महालनोबिस के साथ भी इनके काफ़ी अच्छे रिलेशन रहे हैं। विश्व परिचय नाम से जो ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे ऐसे भी रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया है। व्हाट इज द नेम ऑफ प्लेस वेयर टैगोर डाई? रविन्द्रनाथ टैगोर जी का निधन कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म भी कोलकाता में हुआ था, निधन भी कोलकाता में हुआ था, और कहाँ पर? जोरासनको ठाकुरबाड़ी, कोलकाता। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अपार्ट फ्रॉम द इंडियाज जनगण मन विच कंट्री अडॉप्ट टैगोर सॉन्ग एज अ हर नेशनल एंथम? तो आमार सोनार बांग्ला बांग्लादेश का नेशनल एंथम है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर जी की माता का नाम क्या था? तो आंसर हो जाएगा शारदा देवी इनकी माता का नाम था। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विच मैगजीन वॉज एडिटेड बाय रविन्द्रनाथ टैगोर? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा कौन सी मैगजीन को एडिट किया गया था? तो आंसर हो जाएगा बंग दर्शन, बंग दर्शन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, 1901 में रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा एडिटिंग किया गया था मैगजीन बंग दर्शन का। तो याद रखेंगे। व्हेन डिड रविन्द्रनाथ टैगोर डाई? रविन्द्रनाथ टैगोर जी का निधन कब होता है? तो 7 अगस्त 1941 में इनका निधन होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अंत में एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे, गीतांजलि क्या है?
एक शॉर्ट बुक मतलब बुक ऑफ शॉर्ट स्टोरी है, बुक ऑफ पोएम है, बुक ऑफ स्टोरीज है या ऑटोबायोग्राफी है? जो भी सही आंसर होगा कमेंट में बताइएगा। और कैसा लगा सेशन ये भी आप कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं हम ऐसे ही कुछ नए हिस्टोरिकल फिगर की बायोग्राफी के साथ आने वाले सेशन में। तब तक अपना ध्यान रखेंगे। टेक केयर एंड बाय बाय।